हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर 9 में मैंने आप लोगों को सोल्जरिंग के विषय में बताया था। ठीक है, अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर 10 वो ओम्स लॉ के लिए रहेगा, जो डीसी थ्योरी से रिलेटेड है आपके थ्योरी में। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, डीसी थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है। पहले आप लोग क्या करिए, चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए, तभी डाउट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलेंगे टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो ओम्स लॉ है, ओम का नियम। ओम का नियम। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। कौन? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ओम से आप लोग पहले भी परिचित होंगे, ओम नाम से, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है, उसका मात्रक या उसकी यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है। ठीक है, उसी से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जॉर्ज साइमन ओम है वो इन्होंने सर्वप्रथम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, किसको? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स जो इसके पहले वाली क्लास में मैं इन सब के विषय में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के संबंध में एक फॉर्मूला दिया या इसके बीच में एक संबंध को बताया, जिसे ही हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब उन्होंने बताया क्या, ये अभी हम लोग देखेंगे। क्या बताया? उन्होंने क्या बताया कि यदि सभी स्थितियां या परिस्थितियां नियत, हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट हो तो किसी बंद परिपथ में बंद परिपथ बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, किसी बंद परिपथ में उसकी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज, या हम विभवांतर भी बोल सकते हैं, वोल्टेज या विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम किसने जॉर्ज साइमन ओम ने
ठीक है, सर्वप्रथम किसने? चार्ल्स साइमन ओम ने, जिन्होंने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक संबंध के रूप में क्या बताया कि यदि सभी स्थितियां कांस्टेंट हो या नियत हो तो किसी बंद परिपथ में उसके प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए कैसे, मतलब वोल्टेज जो है या जो हमारा V है वो धारा क्या, करंट के समानुपाती होता है। समानुपाती बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता है ये नहीं, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा हो जाता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा बी प्रोपोर्शनल आई है, अधिकतर हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक किसका, नियत का यूज करते हैं या एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस कांस्टेंट का यूज करेंगे, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, R का यूज कर रहे हैं। R जो है हमारा वो क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट है, या हम बोल सकते हैं जो नियतांक है। ठीक है, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये कर सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी ऐसे ओम का नियम ना पूछ करके आपसे केवल यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज, कौन सा फॉर्मूला जो है वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के संबंध को दर्शाता है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या ओम्स लॉ पूछेगा डायरेक्ट तो क्या बोलोगे आप, B प्रोपोर्शनल आई होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक, तो इतनी चीज आप लोग याद रखिए। और हाँ देखिए जो हमारा ओम का नियम है वो कौन कौन से सर्किट पे लागू होता है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टिव सर्किट होता है, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट पे भी लागू होता है और इंडक्टिव सर्किट पे भी लागू होता है। ठीक है, रेजिस्टिव यानी कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है, और कैपेसिटिव संधारित्र आप लोग नाम जानते ही होंगे, और प्रेरकत्व। ठीक है, इन सभी सर्किट पे हमारा ओम का नियम लागू होता है, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। ठीक, और एक बात और ये आप लोग याद रखिए कि जो ओम का नियम है वो डीसी और एसी दोनों जगह पे लागू होता है। ठीक है, बस इतना आप लोग याद रखिए कि डीसी में हम लोग क्या करते हैं, डीसी पे हम लोग आर का यूज करते हैं जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एसी पे क्या, जेड, इंपीडेंस। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में इसके क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक इसी तरीके से अब मैं आप लोगों को एक ट्राइंगल पे बताऊंगा कि ट्राइंगल पे हम कैसे ओम के नियम के फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, V है, I है, R है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें ये फॉर्मूला की तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब हमें वोल्टेज चाहिए तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये वोल्टेज मिला ना, हमें जो चाहिए हम उसको उस ट्राइंगल में छिपा देंगे।
ठीक है। अब जैसे हमें V चाहिए तो हम V छिपा देंगे, तो ये क्या हो गया, I इंटू आर हो गया। ठीक, अब देखिए, अब सबसे अच्छी बात आप लोगों को अभी और देखने को मिलेगी कि अब जैसे अगर हम बात करें हमें I चाहिए, ठीक है, अगर I की बात करें तो हम I को छिपा देंगे, तो क्या हो रहा है, V अपॉन आर ना, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम छिपा देंगे, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से हम तीन फॉर्मूलों को भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को। ये हमने ट्रायंगल से देख लिया, कितना आसान है। एक बार फिर से आप लोग देखिए, जो चीज हमें चाहिए उसको हम छिपा देंगे। अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज को छिपा दिए तो I इंटू आर हो गया, ठीक है। अब अगर हमें करंट चाहिए तो हम करंट को छिपा देंगे तो V अपॉन आर हो जाएगा, और अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो हम रेजिस्टेंस को छिपा देंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसकी यूनिट जो हम लोग जानते ही हैं, V की क्या होती है, वोल्ट होती है, I की क्या होती है, एम्पियर होती है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओम किसके बराबर है, तो आप लोग ये याद रखिए, वोल्ट अपॉन एम्पियर के। ठीक है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ओम ना दे करके वोल्ट अपॉन एम्पियर ही दे देगा। ठीक, यहाँ पे क्या दे देगा, वोल्ट किसके इक्वल है, तो एम्पियर इंटू ओम के। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वोल्ट अपॉन ओम के बराबर हमारा एम्पियर है। ठीक है, अब इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ। ठीक, अब देखिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम देख लेंगे। देखिए, जैसे अगर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा R जो है वो हमें कितना दिया है, 55 ओम दिया है, और I जो है वो हमें कितना दिया है, 4 एम्पियर दिया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको किसी सर्किट में दिया है कि रेजिस्टेंस आपका 55 ओम है और करंट जो है वो आपका 4 एम्पियर है, आपसे वोल्टेज पूछा है, तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली अभी जो आप रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के रिलेशन का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यही पढ़े हैं, यही फॉर्मूला भी पढ़े हैं ना। अब इसी पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सिंपली। देखिए हमें V नहीं दिया है, I भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 55। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो वोल्ट में हो जाएगा। ठीक है, जहां तक है 220 आएगा, 220 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आपको कभी कभी क्या होगा कि कभी आपको I की वैल्यू दे देगा। अब जैसे इसी को देख लीजिए, इसी न्यूमेरिकल को जैसे अगर हम देखते हैं, तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज दिया होता, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज दिया होता 220 वोल्ट, ठीक, और अगर यहाँ पे हमें करंट भी दिया होता 4 एम्पियर, और आपसे क्या पूछता, रेजिस्टेंस पूछता, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें V अपॉन आई की, तो हमारा वोल्टेज जो है वो कितना है, 220 है, और जो हमारा I है वो क्या है, 4 है। ठीक, और अगर हम इसको कट करें, 4 5 20, 4 5 20, तो हमारा क्या हो गया, 55 ओम हो गया ना। ठीक, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर में से एक चीज को मिसिंग करके देगा, और फिर उसके बाद आप ओम का नियम लगा के आसानी से ये ट्रायंगल से आप उसको याद कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था ओम के नियम से। और देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे आपको दे देगा देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को रजिस्टर कॉम्बिनेशन पढ़ाया था सीरीज में और पैरेलल में, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देगा। मान लीजिए जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे इसमें आप लोगों को मान लीजिए कुछ करंट दे दिया, आई जो है इसमें मान लीजिए 2 एम्पियर दे दिया। अब इसमें आप लोगों से वोल्टेज पूछ लेगा, तो आप लोग कैसे करोगे? ठीक, इसमें तो आप लोगों को आर जो है वो मतलब कॉम्बिनेशन में दिया है। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोगों को पैरेलल में दिया है तो पहले हम रेजिस्टेंस को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे हमने आप लोगों को हमेशा बताया था कि पहली बात तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ना, ये 6 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी दो बराबर वैल्यू वाले रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा उनका जो R इक्विवेलेंट होता है, हमेशा R इक्विवेलेंट क्या होता है, उसका आधा हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी दो समान वैल्यू वाले रेजिस्टेंस किसमें पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है वो आधा हो जाती है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गई हमारी, 3 हो गई। अगर हम इसमें V की बात कर रहे हैं, V चाहिए हमें, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर हम लोग इस फॉर्मूले से जानते ही हैं। तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू I जो है हमारा 2 है और हमारा जो R है वो हमारा कितना है, 3 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 6 वोल्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसी तरीके से आपको ये सर्किट जो है सीरीज में जुड़ा रहा है, ठीक है, मान लीजिए सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 6 और 4 ओम के दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग R1 प्लस R2 कर देते हैं, जानते ही हैं सब लोग। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, केवल इसको जोड़ देंगे, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना ओम आ गया, R इज इक्वल टू 10 ओम हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सेम इसी फॉर्मूले पे हम ये लग देंगे, हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ठीक, तो अब जो हमारा करंट है वो तो इतना ही था, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को सीरीज और पैरेलल में आप लोगों को समझाया ही था कि कैसे कॉम्बिनेशन होता है, उसका R इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में मैं रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में मैसेज जरूर करिए, और आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू।